नमस्कार, मैं रवश कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके पेंशन, आपके अधिकार और आपके भविष्य की सुरक्षा से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट पर। अगर आप ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े हैं, पेंशन ले रहे हैं या भविष्य में लेने वाले हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन और रिटायरमेंट से जुड़ी हर सही और साफ जानकारी आपको समय पर मिलती रहे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने जानने वाले पेंशनर्स तक जरूर शेयर करें, क्योंकि कई बार छोटी सी जानकारी भी बड़ा फर्क पैदा कर देती है। पिछले कुछ समय में देश भर के ईपीएस 95 पेंशनर्स ने जिस तरह अपनी आवाज उठाई है, उसने एक बार फिर सरकार और संबंधित विभागों का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचा है। लंबे समय से एक ही शिकायत दोहराई जा रही थी कि न्यूनतम पेंशन की राशि इतनी कम है कि उससे सम्मानजनक जीवन जीना संभव नहीं है। दवाइयों का खर्च, राशन का खर्च, बिजली पानी के बिल, किराया, इन सब के बीच बुजुर्गों को कई बार चुनाव करना पड़ता है कि पहले क्या संभालें और क्या छोड़ दें। यही वजह है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग अब सिर्फ मांग नहीं, बल्कि एक मजबूत आंदोलन का रूप ले चुकी है। हाल के महीनों में बैठकों, चर्चाओं और विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों की मुलाकातों के बाद यह संकेत मिल रहे हैं कि ईपीएस 95 से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। हालांकि यहां यह साफ करना जरूरी है कि जब तक कोई आधिकारिक अधिसूचना या लिखित आदेश जारी नहीं होता, तब तक किसी भी बदलाव को अंतिम नहीं माना जा सकता। लेकिन यह भी सच है कि अब यह मुद्दा हल्का नहीं रहा और दबाव लगातार बढ़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूनतम पेंशन की। अभी जो राशि बहुत से पेंशनर्स को मिल रही है, वो जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं मानी जाती। इसी कारण न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,000 या 7,500 रुपए तक करने और उसके साथ महंगाई भत्ता जोड़ने की चर्चा तेज है। अगर ऐसा प्रावधान लागू होता है, तो इसका सीधा असर बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। हर महीने एक निश्चित और सम्मानजनक राशि मिलने से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और मानसिक तनाव कम होगा। लेकिन फिर वही बात, जब तक स्पष्ट सरकारी आदेश सामने न आए, तब तक इसे संभावित दिशा के रूप में ही देखा जाना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा सेवा अवधि से जुड़ा है। वर्तमान व्यवस्था में एक तय न्यूनतम सेवा अवधि पूरी न होने पर नियमित पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में जिन लोगों की नौकरी बीच में छूट गई या जिन्होंने अस्थायी, कॉन्ट्रैक्ट या अनियमित रोजगार में काम किया, वे पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह पाते। अब यह विचार सामने आ रहा है कि नियमों को अधिक लचीला बनाया जाए, ताकि कम अवधि की सेवा करने वालों को भी पेंशन प्रणाली से बाहर न होना पड़े। खासकर महिलाओं के लिए जो विवाह, मातृत्व या पारिवारिक कारणों से नौकरी में निरंतरता नहीं रख पाती, यह बदलाव बड़ी राहत साबित हो सकता है। तीसरा मुद्दा पेंशन की गणना पद्धति से जुड़ा है। अक्सर शिकायत रहती है कि पेंशन की गणना ऐसे तरीके से की जाती है जिससे वास्तविक लाभ कम बनता है। अंतिम वर्षों के औसत वेतन पर आधारित फार्मूला कई बार कर्मचारियों के पूरे योगदान का सही मूल्य नहीं दर्शाता। इसलिए यह मांग उठी है कि गणना का तरीका अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत हो। कुछ सुझाव यह भी हैं कि महंगाई के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए गणना में ऐसे तत्व शामिल किए जाएं जो पेंशन को वास्तविक जीवन की लागत के अनुरूप बनाए रखें। यदि इस दिशा में सुधार होता है, तो भविष्य में मिलने वाली पेंशन राशि अधिक संतुलित और व्यवहारिक हो सकती है। चौथा बड़ा विषय पारिवारिक पेंशन का है। किसी भी पेंशनर के लिए सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि उसके बाद परिवार का क्या होगा। वर्तमान प्रावधानों में परिवार को पेंशन का एक हिस्सा मिलता है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए यह मांग उठ रही है कि परिवार को मूल पेंशन का बेहतर अनुपात मिले और आश्रित बच्चों के लिए भी स्पष्ट और मजबूत व्यवस्था बनाई जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे खर्च परिवारों पर भारी पड़ते हैं। अगर पारिवारिक पेंशन को मजबूत किया जाता है, तो यह केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करेगा। पांचवां महत्वपूर्ण पहलू है प्रक्रिया को सरल बनाना। पेंशन से जुड़ा हर काम, चाहे वह आवेदन हो, सत्यापन हो या शिकायत, अक्सर बुजुर्गों के लिए जटिल बन जाता है। दफ्तरों के चक्कर, कागजी कार्यवाही और बार-बार की औपचारिकताएं परेशानी बढ़ाती हैं। इसलिए डिजिटल और पारदर्शी प्रणाली की मांग लंबे समय से की जा रही है। संकेत मिल रहे हैं कि आवेदन, स्टेटस ट्रैकिंग और शिकायत निवारण जैसी सुविधाओं को
अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने पिछले कई वर्षों से कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच सबसे ज्यादा बहस पैदा की है। पुरानी पेंशन व्यवस्था और नई पेंशन व्यवस्था के बीच का अंतर। बहुत से लोग मानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी जरूरत होती है निश्चित और गारंटीड आय की। इसी सोच के कारण पुरानी पेंशन व्यवस्था को ज्यादा सुरक्षित माना जाता रहा है। पुरानी व्यवस्था में कर्मचारी को यह भरोसा होता था कि रिटायरमेंट के बाद उसे अंतिम वेतन का एक तय हिस्सा, सामान्यतः लगभग 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके साथ महंगाई राहत भी जुड़ती रहती थी, जिससे समय के साथ पेंशन की राशि बढ़ती रहती थी। यानी महंगाई बढ़े तो पेंशन भी बढ़े। इससे बुजुर्गों को भविष्य की योजना बनाने में स्पष्टता मिलती थी और उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। इसके विपरीत नई पेंशन व्यवस्था में कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं, लेकिन वो राशि बाजार आधारित साधनों में निवेश की जाती है। इसका अर्थ है कि रिटर्न बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर बाजार अच्छा प्रदर्शन करे तो रिटायरमेंट के समय फंड अच्छा बन सकता है, लेकिन अगर परिस्थितियां कमजोर हों तो अपेक्षित लाभ नहीं भी मिल सकता है। यही अनिश्चितता बहुत से कर्मचारियों को चिंतित करती है। रिटायरमेंट जीवन का वो चरण है जहां जोखिम उठाने की क्षमता कम हो जाती है और स्थिर आय की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसी कारण देश के कई हिस्सों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग उठी। कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर कदम भी उठाए, जिससे इस विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा और तेज हुई। हालांकि केंद्र स्तर पर अंतिम निर्णय की स्थिति स्पष्ट होने के लिए आधिकारिक घोषणा का इंतजार जरूरी है, लेकिन इतना जरूर है कि यह विषय अब केवल कर्मचारी संगठनों की बैठक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि व्यापक जनचर्चा का हिस्सा बन चुका है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के संदर्भ में भी यह बहस इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उनका मुख्य सवाल है, क्या रिटायरमेंट के बाद आय पर्याप्त और सुरक्षित है? अगर न्यूनतम पेंशन बढ़ती है और उस पर महंगाई भत्ता जुड़ता है, तो यह एक तरह से गारंटी आधारित सुरक्षा की दिशा में कदम माना जाएगा। इससे पेंशन की वास्तविक क्रय शक्ति बनी रह सकती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू वित्तीय प्रबंधन का है। यदि न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए या उससे अधिक स्तर तक ले जाने की व्यवस्था बनती है, तो इसके लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। चर्चाओं में यह भी संकेत मिलता है कि फंडिंग के वैकल्पिक मॉडल या अतिरिक्त प्रावधानों पर विचार हो सकता है, ताकि भुगतान में किसी प्रकार की रुकावट ना आए। पेंशन प्रणाली की स्थिरता बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना पेंशन बढ़ाना। अब जरा व्यावहारिक असर को समझते हैं। मान लीजिए किसी पेंशनर को वर्तमान में बहुत कम राशि मिल रही है और वो केवल दवाइयों पर ही खर्च हो जाती है। अगर न्यूनतम पेंशन बढ़ती है तो उसे राशन, बिजली, पानी और अन्य आवश्यकताओं के लिए अलग से संसाधन मिलेंगे। इससे परिवार पर निर्भरता कम होगी और आत्मसम्मान बना रहेगा। बुजुर्गों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता केवल पैसे का सवाल नहीं, बल्कि मानसिक शांति का भी प्रश्न है। इसी तरह यदि पारिवारिक पेंशन के प्रावधान मजबूत होते हैं, तो पेंशनर के बाद परिवार पूरी तरह असहाय नहीं रहेगा। आश्रित जीवन साथी और बच्चों के लिए नियमित आय का स्रोत बना रहना सामाजिक स्थिरता के लिए भी जरूरी है। खासकर उन परिवारों में जहां अन्य आय का स्रोत सीमित है, वहां यह व्यवस्था बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। डिजिटल प्रक्रिया की बात करें तो अगर पेंशन से जुड़े सभी रिकॉर्ड, आवेदन और शिकायतें ऑनलाइन उपलब्ध हों, तो पारदर्शिता बढ़ेगी। भुगतान की स्थिति घर बैठे देखी जा सकेगी, त्रुटियों को जल्दी सुधारा जा सकेगा और अनावश्यक देरी कम होगी। लेकिन इसके साथ यह भी जरूरी है कि जो बुजुर्ग तकनीकी रूप से सहज नहीं हैं, उनके लिए सहायता केंद्र या हेल्प डेस्क जैसी व्यवस्था भी मजबूत की जाए। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, सतर्कता। पेंशन से जुड़े मामलों में अक्सर अफवाहें तेजी से फैलती हैं। कोई भी बड़ी राशि, नई तारीख या बड़ा दावा सुनकर तुरंत विश्वास करना उचित नहीं है। जब तक आधिकारिक अधिसूचना जारी न हो, तब तक संयम रखना जरूरी है। सही जानकारी, सही समय पर और सही स्रोत से मिलना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। आप सभी से फिर एक बार निवेदन है कि ऐसी हर अपडेट के लिए जुड़े रहें, क्योंकि पेंशन केवल एक योजना नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की जीवन रेखा है। आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।